हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और स्टेट कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 2 है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 3 है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी इज यूजली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। और ऑप्शन नंबर 4 है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये चीज़ सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा गलत है? तो गलत ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सैलरी अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेजेस अकाउंट होना चाहिए था। तो ये चीज़ें सही होंगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि वेजेस जो भी हम किसी नई मशीनरी का जब नया एस्टेब्लिशमेंट होता है तो आउट जो भी हमारी सैलरी जो हम पे करते हैं तो उसको हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ना कि वेजेस अकाउंट के लिए पेमेंट किया जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट में हम इंक्लूड कर देते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ही वेजेस को इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है X Limited forfeited 20 share of 10 each rupees 8 called up on which John has paid application and allotment money of rupees 5 per share. Of these 15 share were issued to Parker as fully paid up for rupees 6 per share. What is the balance in the share forfeited account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account? अब यहाँ पे बताना है कि एक्स लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किए हैं, जो 10 रुपये का एक शेयर था, और उस पर जो कॉल हुई है वो सिर्फ 8 रुपये हुई है। जॉन ने जो पेमेंट की है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट किया था, जो कि 5 रुपये है। 15 शेयर को रीइशू किया गया है पार्कर को, जो कि 6 रुपये का एक शेयर है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है आफ्टर द रिलेवेंट अमाउंट ट्रांसफ़र क्या करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये बहुत ही आसान है करना। हमारे पास जो शेयर थे टोटल वो थे 20, उसमें से 15 शेयर हमने रीइशू किए, 5 शेयर बचे होंगे हैं, और इन 5 शेयर पे जो पैसे हैं वो है 5 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। एडमिट जेड फॉर 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म इन विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड विल बी। क्वेश्चन इजी है। एक्स वाई रेशियो इनका ओल्ड है 7:3, जेड का एडमिशन होता है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि जो नया वाला पार्टनर आ रहा है वो 2/7 एक्स से लेता है, 1/7 वाई से लेता है। तो जो एक्स का ओल्ड शेयर था वो था 7/10, उसमें से उसने 2/7 यानी 2/7 दे दिया किसको, जो नया वाला पार्टनर आता है। तो इसका खुद का शेयर कितना बचेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 49 - 20 इज इक्वल टू 29/70 आ जाएगा एक्स का। वाई का आएगा 3/10 इंटू 3/10 - 1/7, एलसीएम आएगा 70, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 21 - 10 इज इक्वल टू 11/70। और लास्ट वाला जो पार्टनर है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/70। तो नया रेशियो जो निकलेगा 29, 11 और 30। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो उसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सर्टेन और विजिटिंग वाले हैं। ए हाई ऑपरेशन रेशियो इंडिकेट ए फेवरेबल पोजीशन, यानी एक उच्च जो प्रचालन अनुपात है उसका अनुकूल स्थिति का क्या संकेत करता है। और इसका जो तर्क है ए हाई ऑपरेशन रेशियो लीव ए हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्ड ए। बोथ ऑप्शन नंबर 2 है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर 4 है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि
जो एक उच्च प्रचालन का अनुपात है उसका स्थिति जो है वो उसको जो संकेत करता है यही नहीं, क्योंकि वह प्रतिकूल स्थिति में भी हो सकता है, प्रतिकूल स्थिति में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनुकूल स्थिति में हो, यानी जो फेवरेबल पोजीशन है। तथा इसका जो रीज़न दिया गया है, उच्च प्रचालन अनुपात गैर प्रचालनिक व्यय को पूरा करने के लिए अधिक मार्जिन प्रदान करता है, ये भी एक गलत है। तो दोनों ही जो ऑप्शन है यानी एज सर्टेन और रीजनिंग दोनों ही आपके रॉन्ग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंट नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इंडिकेट द करेक्ट कोड ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं आपको लाभ की अवधारणा के संबंध में, जो कि आपको ये बताना है कि कौन सा कूट हमारा सही है और कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ सरप्लस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड एबव ऑल पेड आउट कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लेखांकन लाभ, विनिर्माण एवं ऊपर गए दोनों के भुगतान के पश्चात बची हुई कुल आय का अधिशेष होता है। और ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो है, इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट इज ए रेजिडुअल लेफ्ट आफ्टर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट हैव बीन मेट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेबल रिस्क, डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट टू शेयर होल्डर सफिशिएंट टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट एट इट्स करंट लेवल। तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में जो बातें कही गई हैं कथन में वो है, आर्थिक या शुद्ध लाभ वह अवशिष्ट शेष है जो प्रबंध की अंतरण लागतों, बीमा योग जोखिमों, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन तथा अपने मूल वर्तमान स्तर पर निवेश को बनाए रखने के लिए अंशधारकों को किए गए पर्याप्त जो भी संदाय होंगे, जो भी पर्याप्त जो भी उपाय किए गए होंगे उनको लागत के बाद बचता है। तो ये चीज़ें कही गई हैं। इसके लिए जो ऑप्शन है कोड है वो है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि दोनों जो अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो उपर्युक्त दोनों कथन बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से कौन सा ऐसा है जो तटस्थता वक्र की मूलभूत विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, इंडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप, तटस्थता वक्र में ऋणात्मक ढाल होता है। ऑप्शन नंबर बी है, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट और कॉन्केव टू द ओरिजिन, अपूर्ण प्रतिस्थापन की दशा में तटस्थता वक्र उद्गम पर अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इंडिफरेंस कर्व डोंट इंटरेक्ट नॉर आर एनी टेनेंट टू एनदर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आर कॉन्केव टू द ओरिजिन। बिल्कुल ये कॉन्केव होता है, क्योंकि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है, दो वस्तुएं होती हैं जिनके संयोग को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, जो यानी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो दोनों में मिलता है, चाहे वो कॉफ़ी पिए या चाय पिए, दोनों में ही उसको बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो तटस्थता वक्र है यानी इंडिफरेंस कर्व है, हमेशा बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी बाएं से दाएं की तरफ आता है और इस तरफ आता है, ऐसे कुछ इस तरीके से आता है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। ऐसे वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है। तटस्थता वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, तो जो सबसे ऊंचा वक्र होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेबर इज प्लॉटेड on x-axis and capital is plotted on y-axis is an isoquant is prepared, then which of the following statement is or false। देखिए इसमें बातें जो कही गई हैं वो कुछ इस तरीके की बातें हैं। ये हमारा वक्र है
और ये कैपिटल है और ये है हमारा लेबर है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका एक्स प्लॉटेड किया गया है कैपिटल में और वाई है आइसोस्केंड, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। इसका मतलब है कि पूंजी है तो श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सम मात्रा में ढाल के समतुल्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 है बी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन द यूनिट ऑफ कैपिटल डिविडेंड बाय द चेंज इन द यूनिट ऑफ लेबर। पूंजी श्रम हेतु तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की इकाइयों के परिवर्तन द्वारा विभाजित पूंजी की इकाइयों में परिवर्तन के समतुल्य होती हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। पूंजी हेतु श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की सीमांत उत्पादकता पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात में होती है। और इसका जो कोड है वो है ए एंड बी स्टेटमेंट, ओनली सी स्टेटमेंट, ओनली ए स्टेटमेंट, ओनली बी स्टेटमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ओनली सी स्टेटमेंट। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब एक श्रम को एक्स अक्ष पर अंशित किया जाएगा और पूंजी को वाई पर किया जाएगा तो एक सम मात्रा वक्र तैयार हो जाएगा। पूंजी होती जब भी जो हमारी कैपिटल होगी उसके लिए जो श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन यानी एमआरटीएस श्रम की सीमांत आवश्यकता उत्पादकता पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएगी भाई। तो इसका जो ऑप्शन है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग और लास्ट है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गोइंग रेट प्राइसिंग। क्यों होगा गोइंग रेट प्राइसिंग, क्योंकि जब भी कोई फर्म होगा अत्यधिक स्थापनापन्न यानी जब भी मैक्सिमम ट्रांसफरेबल होगी, सब्स्टिट्यूट होगी का माल उत्पादन करती हैं, चालू दर कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट है ए ग्रैप ऑफ ए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। देखिए किसी भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी कर्व, ओजिब और पाई डायग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओजिब। क्यों ओजिब होगा, क्योंकि संचयी आवृत्ति यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो रेखाचित्र होता है वो हमेशा विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण यानी उसको कहता है चाप विकर्ण, जिसको ओजिब कहा जाता है। तो ये राइट आंसर होगा ओजिब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।